हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन होगा, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्स इज एपिकल, कैरोटिड, पॉप्लिशियल, डॉर्सैलिस, पेडिस। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, आकस्मिक स्थिति हो, उस समय जो पल्स है वो कहाँ से चेक करनी चाहिए? तो ये चेक करनी चाहिए कैरोटिड से। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन AVPU स्केल P रिफर्स टू फेलर, पेन, प्रेशर, पल्स। जब बात आती है AVPU स्केल की, तो ये स्केल भी GCS स्केल की तरह ही यह स्केल रोगी की चेतना का स्तर पता करने के लिए, रोगी की चेतना का जो माप है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो AVPU का जो फुल फॉर्म होता है, पहला A का फुल फॉर्म होता है अवैक, B फॉर वर्बल एंड P फॉर पेन और U फॉर होता है अनरिस्पॉन्सिव। इसको यूज करते समय तो इस प्रकार से चूंकि रोगी की चेतना का स्तर के लिए इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो पी का फुल फॉर्म होगा या पी का जो पी रिफर करेगा, ये करेगा पेन को। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस यू कैन स्टॉप गिविंग CPR एक्सेप्ट when the person is breathing, when Y standards tell to stop CPR, when you are too exhausted to continue, the scene becomes unsafe to continue। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अचानक से पेशेंट गिर गया है और उसको यदि CPR की आवश्यकता है तो आप बिना रुके उसको CPR देंगे। इसके लिए यदि एक व्यक्ति CPR दे रहा है तो उसको CPR नहीं रोकना चाहिए। तो किन कंडीशन में नहीं रोकना चाहिए? पहला तो है when the person is breathing, दूसरा है when by standards to tell to stop CPR, थर्ड है when you are too exhausted to continue, and फोर्थ है the scene becomes unsafe to continue। तो देखिए, जब भी अचानक से देखा होगा कि कभी किसी मार्केट में एक पेशेंट गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है या हार्ट अटैक आ जाता है, तो इस कंडीशन में जो आसपास के लोग होते हैं, अचानक से कुछ लोग उसमें घबरा जाते हैं और कुछ लोग उसको CPR देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही बिना रुके CPR देनी चाहिए। लेकिन CPR देते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चारों तरफ भीड़ लगाए हुए आदमी हैं, व्यक्ति हैं, यदि वो मना कर रहे हैं कि अब इसको CPR ना दो, तो ऐसा बिल्कुल उनके मना करने से आपको रुकना नहीं है, CPR देते रहना है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन वाई स्टैंडर्ड्स टेल टू स्टॉप CPR। बाई स्टैंडर्ड्स का मतलब है जो आपके चारों ओर हैं, जो उस व्यक्ति के चारों ओर हैं, जो देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनके मना करने से आपको रुकना नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, व्हेन द पर्सन इज ब्रीदिंग, इसमें आपको रुकना है। व्हेन यू आर टू एग्जॉस्टेड, यदि आप बहुत अधिक थक गए हैं तो उसमें आप CPR बिल्कुल सही से नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसमें भी आपको रुकना पड़ेगा। और यदि अनसेफ हो, उस जो आपके इन्वायरमेंट है जहां पर CPR दिया जा रहा है, वो यदि इन्वायरमेंट अनसेफ हो तो भी आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन आपको व्यक्तियों के कहने से नहीं रुकना है, दर्शकों के कहने से बिल्कुल नहीं रुकना है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी कैथीटर इज आल्सो नोन एज पॉलिश कैथीटर, स्वानगेंज कैथीटर, शॉर्ट टर्म कैथीटर्स, इनड्वेलिंग कैथीटर्स। पल्मोनरी कैथीटर्स, तो पहली बात तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पल्मोनरी कैथीटर्स होते हैं, इनको
यूज करने, कहाँ यूज किया जाता है, तो जो पल्मोनरी कैथीटर्स होते हैं इनको जनरली क्या है, स्वान-गेंज कैथीटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, स्वान-गेंज कैथीटर। अब इनका यूज क्या करते हैं कि राइट हार्ट कैथीटर भी इसको कहते हैं, राइट हार्ट कैथीटर भी इसको कहा जाता है, पल्मोनरी कैथीटर को, पल्मोनरी आर्टरी कैथीटर को। तो इसका यूज हम उस समय करते हैं जब हमें हार्ट की और फेफड़ों की स्थिति का आकलन आकलन करना हो। हार्ट और लंग्स की स्थिति का आकलन करने के लिए इसको क्या करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में इसको इंसर्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं स्वान-गेंज कैथीटर। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, द कॉमन कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के ये सभी कारण हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन 1 अस्थमा, ऑप्शन 2 हेड इंजरी, ऑप्शन 3 न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन 4 डायबिटीज मेलाइटस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं ये CO2 को पर्याप्त रूप से क्या करते हैं, बाहर एक्सपेल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण CO2 की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है और जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो इस क्रिया को, ये जो कंडीशन देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो अभी जो पढ़ा है आपने कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि जो लंग्स हैं पर्याप्त मात्रा में वो CO2 को बाहर एक्सपेल नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ब्लड क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को हाइपरकैप्निया भी बोलते हैं। अब ये जो हाइपरकैप्निया या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है ये अस्थमा में भी देखी जाती है, हेड इंजरी में भी होती है और न्यूमोथोरेक्स में भी होती है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें कि जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से CO2 को एक्सपेल बाहर नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में इसका आंसर डायबिटीज मेलाइटस बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मली ये जो हाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है ये COPD वाले पेशेंट में देखने को मिलती है और COPD और अस्थमा वाले पेशेंट में भी देखने को मिलेगी जिनका एक्सीडेंट हो गया हो, हेड इंजरी हो गई हो, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस प्रकार जो इसमें सभी कारण हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच इज। धमनी रक्त की जो सामान्य पीएच होती है कितनी होती है? ऑप्शन 1 7 से 7.5, दूसरा ऑप्शन है 7.31 से 7.41, थर्ड ऑप्शन है 7.31 से 7.45 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7.35 से 7.45। तो जब भी बात करते हैं पीएच की तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की माप होती है। पीएच 7 को न्यूट्रल माना जाता है और 7 से अधिक पीएच हो तो एल्कली होता है सॉल्यूशन, और 7 से कम पीएच हो तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है। इसमें जो नॉर्मल पीएच होती है आर्टेरियल ब्लड की या ब्लड की जो नॉर्मल पीएच मानी जाती है ये होती है 7.35 से 7.45, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्क्रब नर्स इन द ऑफ अ स्क्रब नर्स in the operating room is assisting in blowing and gowning, applying surgical drapes, handling surgical instruments to surgeon, positioning the patient। स्क्रब नर्स एक ऐसी नर्स होती है जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की हेल्प करती है, सर्जन की हेल्प करती है और ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे सर्जरी में उनका हैंडलिंग करती है, उनको अच्छी तरह से संक्रमण मुक्त करने का काम करती है। इसलिए इसका जो स्क्रब नर्स को ऑपरेशन थिएटर नर्स भी बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है, द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल अप्लाइंग अ रेस्ट्रेंट्स। एक रेस्ट्रेंट अप्लाई करते समय नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी होती है? पहला है डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज। जो भी रेस्ट्रेंट प्रयोग किया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। दूसरा है डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स बिहेवियर। पेशेंट का क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। ऑलवेज अप्लाई आफ्टर अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी। और इसको जो रेस्टोरेंट लगाते समय हमेशा एक फिजिशियन के रिटन ऑर्डर पर ही इसको अप्लाई करना है। तो कैसा जो है, हम लोग जानते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट मेडिकल में एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका प्रयोग पेशेंट के मूवमेंट को कम करने के लिए, पेशेंट के मूवमेंट को लिमिट करने के लिए, जिससे कि वो स्वयं को हार्म न पहुंचा पाए और दूसरे को भी हार्म न पहुंचा पाए, दूसरे को भी क्षति न पहुंचा पाए, वो रेस्ट्रेंट यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये सभी ऑप्शन इस रेस्ट्रेंट से संबंधित सही हैं। पहला हो, दूसरा हो और तीसरा हो। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल एड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ जीईआरडी। जीईआरडी का प्रभाव कम करने के लिए सबसे आवश्यक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? पहला है लाई डाउन आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद लेटना है। एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। बिस्तर के सिरहाने को ऊंचा उठाना है। ड्रिंक मोर वाटर बिफोर बेड टाइम। सोते समय अधिक पानी पीना है। चौथा है प्रोवाइड सेमी सॉलिड डाइट। सेमी सॉलिड डाइट को लेना है। तो जब भी जीईआरडी की प्रॉब्लम हो तो जीईआरडी मीन्स होता है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इसमें जो स्टोमक का कंटेंट होता है, स्टोमक का एसिड होता है, ये क्या हो जाता है, ऊपर इसोफेगस में चला जाता है, जिसके कारण हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है और गले में जलन भी हो सकती है। तो इसके कारण ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके कारण जब एसिड, पेट का एसिड इसोफेगस में चला जाए, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, बिस्तर के सिरहाने को ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि ये एसिड ऊपर नहीं जा पाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला प्रश्न यहां पर जो दिया गया है, एन एल्डरली पेशेंट इज एडमिटेड विद निमोनिया। Which of the following data is of greatest concern for the nurse while performing physical assessment of the patient? Conscious and alert, clear breath sound, capillary refill time greater than 3 seconds, hemoglobin 16 ग्राम पर DL। एक वृद्ध पेशेंट है जिसको कि निमोनिया के कारण भर्ती कराया गया है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अधिक चिंता का कारण, चिंता का विषय है? तो देखिए, इसमें जो सबसे अधिक ग्रेटेस्ट कंसर्न का विषय है ये होगा कैपिलरी रिफिल टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि जब उसके नाखून दबाने से नीले पड़ रहे हों, वापस उसका जो ब्लड है वो गुलाबी नहीं हो रहा है नाखूनों का कलर, तो ये शो करता है कि ये निमोनिया का बहुत ही ग्रेटेस्ट कंसर्न विषय है और इस पेशेंट को तुरंत ही अच्छे इलाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Puerperal sepsis is the infection that occurs within। प्रसवोत्तर संक्रमण एक ऐसा संक्रमण होता है जो कितने समय के अंदर हो? 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के 6 सप्ताह तक, 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल ऑफ दीज।
तो जब बात करते हैं प्रसवोत्तर पीरियड की, तो ये जो प्रसवोत्तर या प्यूपेरियल समय होता है ये होता है 6 सप्ताह का, इसलिए 6 सप्ताह का प्यूपेरियल पीरियड माना गया है। तो यही इसका आंसर होगा। प्यूपेरियल सेप्सिस का इज द इन्फेक्शन दैट अकर्स विद इन 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूपेरियल पीरियड बिगिंस आफ्टर। प्रसवोत्तर काल सामान्यतः प्रारंभ होता है फर्स्ट क्राउनिंग अकर्स अप टू 4 वीक्स, सेकेंड बर्थ ऑफ द बेबी अप टू 4 वीक्स, थर्ड सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 4 वीक्स, फोर्थ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। बात करते हैं प्रसवोत्तर काल की, तो अभी जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्यूपेरियल पीरियड ये 6 सप्ताह का होता है। तो ये शुरुआत हो जाती है इसकी प्लेसेंटा के अलग होने से लेकर के 6 सप्ताह तक, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही होगा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूट्रस, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेजाइना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन निकलता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 20 वीक्स द हाइट ऑफ द यूट्राइन फंडस इज जस्ट palpable per abdomen, one finger under the umbilicus, midway between jiphisternum and umbilicus, felt at the level of jiphisternum। 20 सप्ताह की समय होने पर जो हाइट होती है यूट्राइन फंडस की, ये कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 1 फिंगर अंडर द अम्बिलिकस, नाभि के नीचे एक अंगुल नीचे हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 फिंगर अंडर द अम्बिलिकस। कंजक्टाइवल जीरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कंजक्टाइवल जीरोसिस किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो कंजक्टाइवल जीरोसिस ये बीमारी जो होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। राइबोफ्लेविन की कमी से ये सभी बीमारियां होती हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस और पेलेग्रा। देखिए राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 होता है और इसकी कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी होगा, चिलोसिस भी होगा और ग्लोसाइटिस भी होगा। ये पेलेग्रा जो बीमारी होती है ये विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होती है, इसको D4D डिजीज भी कहा जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। यह बीमारी विटामिन B3 से होगी, शेष बीमारियां विटामिन B2 से होती हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? रूट्स एंड ट्यूबर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवला, मिल्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड। ऐसा भोजन जिस पर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जीवित रहता है, निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, डाइट, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 डाइट। इस प्रकार के फूड को जिस पर कोई व्यक्ति निर्भर है अपनी जीवन के लिए, अपनी जीवन की क्रियाएं चलाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है।